मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपकी यूनिट 4 का 13 चैप्टर का बिल्कुल लास्ट जो 16 मार्क का क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो टर्म है सबसे पहले अमेरिका में आई थी। वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे टीटो मार्शल। उन्होंने 1819 में ये जो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण का टर्म दिया था। तो अर्थ के बारे में अगर बात करें तो देखिए, आपको पता है हमारे यहाँ जो कानून बनता है वो भारत की संसद बनाती है या राज्य की विधानसभाओं में पारित होकर कानून बनते हैं। तो ये कानून जो बने हैं ये हमारे संविधान के अनुसार बने हैं या संविधान के खिलाफ जाकर बने हैं, इस चीज़ की व्याख्या करना, इस चीज़ का जांचना, ये अधिकार जो न्यायपालिका के पास है ये न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहलाता है। पुनर्निरीक्षण यानी कि फिर से रिव्यू करना, फिर से पुनः जांचना, परखना। तो न्यायपालिका को विधानपालिका यानी संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए कानूनों और जो आदेश हैं उनको जांचने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगे कि इन संस्थाओं द्वारा पारित किया गया कानून संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका इन्हें अवैध घोषित कर सकती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण की बात भारतीय संविधान में की गई है। जैसे मैंने अभी बताया कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। 1819 में जो चीफ जस्टिस थे मार्शल, उन्होंने वो इसके जन्मदाता है। तो एमसीक्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मार्शल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक परिभाषा भी दी थी कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण द्वारा न्यायालय अपने समक्ष लाए गए कानून या जितने भी प्रशासकीय कार्य हैं उनसे संबंधित निर्णय करते हैं कि वे लिखित कानून या संविधान द्वारा वर्जित किए गए हैं अथवा नहीं, या संविधान द्वारा दी गई शक्तियों की अवहेलना तो नहीं करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है जो कि आपको अपनी बुक में मेंशन करनी है मार्शल की, जो कि मोटे तौर पर ये बताता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जो है जितने भी कानून, प्रशासकीय कार्य या आदेश या योजनाएं लागू की है केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा, जो भी लिखित योजनाएं लागू की गई है वो संविधान के द्वारा मान्य है या वर्जित है, इस बात को देखना ही न्यायिक पुनर्निरीक्षण है। जो कि उस देश का उच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्निरीक्षण के आधार कौन कौन से हैं। और इन आधारों को पढ़ते वक्त आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि आप पहले भूमिका को लिखेंगे जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की, और उसके बाद आप 2 डेफिनेशंस भी देंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ें। तो सबसे पहला जो आधार है वो है अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने चैप्टर 4 में जो है फंडामेंटल राइट्स करवाए थे, मूल अधिकार। मूल अधिकारों में मैंने आर्टिकल 13 के बारे में एक्सप्लेन किया था। यहाँ फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, मूल अधिकारों को हनन करने वाला कोई भी कानून अगर संसद पारित करती है तो हमारी जो न्यायपालिका है या हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उन कानूनों को रद्द कर देगा। तो ये अनुच्छेद 13 क्या है, मूल अधिकारों से संबंधित है, जो कि हमें बताता है कि अगर कोई ऐसा कानून बन गया है जो मौलिक अधिकारों को, लोगों की स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक अधिकार, अल्पसंख्यकों का शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं, इनमें से किसी भी अधिकार का हनन कर रहा है कोई कानून, तो अनुच्छेद 13 के तहत संसद के उन कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। तो इसमें क्या है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की बात दिखाई देती है कि फिर से व्याख्या की जाती है। जो भी कानून पास हुआ है फिर वो व्याख्या के आधार पर परखा जाता है कि क्या ये देश में लागू होने लायक है या नहीं। अगर लागू होने लायक है तो हो जाता है, अगर नहीं है, कोई रिट आ गई है तो उसके खिलाफ उसको अवैध कर देती है सर्वोच्च न्यायालय। फिर दूसरा आधार है अनुच्छेद 32। ये भी हमारे मूल अधिकार से संबंधित है और इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो भी स्पेशल बनाया था 15 मिनट का, तो आप वो जरूर देख लें। फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हुए, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। अब जो मैंने 5 मौलिक अधिकार करवाए थे आपको, उन मौलिक अधिकारों में से किसी का भी अगर हनन हो रहा है तो आम नागरिक डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट डाल सकता है। और वो 5 रिट होती हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 ही एक्सप्लेन मैंने अच्छे से की है। तो किसी भी आम आदमी का मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो क्या कर सकता है, सीधा सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, रिट डाल सकता है और न्यायपालिका से जो है गुहार कर सकता है कि उसे न्याय दिया जाए। तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 जो है ये मूल अधिकारों से संबंधित है, तो इनको आप अच्छे से याद करें। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय खुद से लगे कि उसे संसद द्वारा पारित किया गया कानून
संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको रद्द कर देगा। अनुच्छेद 32 में क्या है, अगर आम नागरिक को लगता है कि कानून उसके अधिकारों का हनन करता है तो वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है। फिर अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 पे आते हैं। देखिए पहला फर्स्ट और सेकंड जो मैंने बताया अनुच्छेद 13 और 32 ये तो मूल अधिकारों से संबंधित था। इसके अलावा संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। इन 395 जो आर्टिकल्स हैं मूल अधिकारों को छोड़कर जो अन्य आर्टिकल्स हैं इनमें से किसी में भी कानून पारित होता है, इन किसी भी अनुच्छेद को लेकर संसद में कोई भी कानून पारित होता है तो उस कानून की व्याख्या करना, उस कानून को जांचना परखना कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं, ये अनुच्छेद 131 और 132 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय करता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 226 की। जो अनुच्छेद 13 में बात कही गई है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दिया गया है कि आम नागरिकों की वो की अपील या रिट को सुने, उनके मौलिक अधिकारों से लेकर। इसी तरह से अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को लेकर ये बात कही गई है कि उच्च न्यायालय को ये अधिकार है या ये अपील वो सुन सकता है या वो उस केस को जांच परख सकता है जिसमें लगे कि जो आम नागरिक है उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो इस तरह से इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट जो मैंने किया है वो अच्छे से समझ ले। अनुच्छेद 13 है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं आप मूल अधिकारों के हनन को लेकर, और अनुच्छेद 226 जो है वो उच्च न्यायालय के लिए, जहाँ पर उच्च न्यायालय में आम नागरिक डायरेक्ट अपील कर सकता है अपने मूल अधिकारों के हनन को लेकर। फिर आते हैं अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 जो है इसमें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारा जो संविधान है 3 सूचियों में बटा हुआ है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ये जो सूचियाँ इसलिए बनाई गई है कि राज्य सूची में जो विषय मेंशन किए गए हैं उन पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती है। इसी तरह से जो केंद्रीय सूची है उनमें जो विषय मेंशन किए गए उन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें जो विषय दिए गए हैं उन पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह का क्लैश होता है राज्य और कानून सरकार में किसी एक विषय को लेकर तो वहाँ पर केंद्र सरकार का कानून जो है वो प्रभावी रहेगा। तो अनुच्छेद 246 में ये तीनों सूचियां दी गई हैं। ये सूचियां देने का कारण यही है कि केंद्र और राज्य सरकारों में आपस में झगड़े ना हो, दोनों का ये डिसाइड है कि उनको किन विषयों पर कानून बनाने हैं या किन विषयों पर उनका क्षेत्राधिकार है। इसी तरह से मतलब हर केंद्र और राज्य दोनों को ही अपने अपने क्षेत्राधिकारों का, अपने अपने कानून बनाने के विषयों का पता होता है। तो इस तरह से अगर बाई चांस इन तीनों सूचियों में किसी तरह से कानून बनाते वक्त ओवरलैप हो जाता है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो जाए या झगड़ा हो जाए, तो इस विषय में अपने आप से स्वतः संज्ञान लेकर, इंग्लिश में से सू मोटो बोलते हैं, या अपनी तरफ से पहल कर कर जो है झगड़ों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी सूची से संबंधित कानून न्यायपालिका को लगे कि ये राज्य सरकार की सूची का कानून था लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कानून बना दिया, तो इस पर वो न्याय पुनर्निरीक्षण कर सकती है, पुनः जांच कर सकती है उस कानून की, और केंद्र सरकार को कह सकती है कि ये आपका विषय नहीं है, इस पर राज्य सरकार को कानून बनाने दिया जाए। तो इस तरह से 246 में जो है संविधान की व्याख्या की गई है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। फिर आते हैं संविधान संशोधन में। ये 39 संविधान संशोधन आपको याद करना है। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार नहीं था कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई विवाद हो गया है तो उस पर कोर्ट जो है कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। लेकिन 44th जो अमेंडमेंट हुआ, 44th अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये बात कर दी गई कि अब जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या न्यायपालिका जो है हमारी 39th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत वो अपना जो है उपराष्ट्रपति, स्पीकर, ये जो सभी जो है इनके इलेक्शंस को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर जो है अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर सकती है न्यायपालिका, या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है, और ये क्लैश जो इनके बीच में हुआ है इसको क्लियर कर सकती है कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से करनी है, इलेक्शन किस तरह से होना है। तो ये भी एक व्याख्या का बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप फैक्ट देख सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 43 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन 43 है। 43rd की अगर बात करें तो आपको पता है 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो इंदिरा गांधी सरकार में एक बहुत बड़ा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि छोटा सा संविधान भी कह देते हैं। अपने आप में इतना ज़्यादा इसने संशोधन कर दिया था, संविधान संशोधन में इतनी 42वें में इतनी धाराएं संविधान में जोड़ दी थी कि बहुत सारा क्यूस हो गया था। तो बहुत सारी जो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत कम हो गई थी, हाई कोर्ट की शक्तियाँ यानी न्यायपालिका की शक्तियाँ बहुत कम हो गई थी। तो 1977 में फिर से संविधान
संविधान संशोधन हुआ 43वां। इसमें जो 42वें संविधान संशोधन की वजह से न्यायपालिका की जो पुनर्निरीक्षण वो फिर से बढ़ा दी गई 43rd अमेंडमेंट में। तो ये ऊपर के 6 आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद करने और नीचे के ये जो 6ठा और 7वां संविधान संशोधन मैंने आपको पीपीटी स्लाइड में दिखाया, ये भी आपको करना है। अब आते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना की। है तो बहुत अच्छी बात, न्यायपालिका को इतना कुछ जो है स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए, उसको गार्ड करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, आम लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। जैसे पहली आलोचना कहती है कि लोकतंत्रीय सिद्धांतों के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो कानून बनाता है, संसद कानून बनाती है, राज्य विधानसभाएं कानून बनाती है, और इसमें जो कानून बनाने वाले हैं वो कौन है? एमपीज और एमएलए हैं, जो कि आम लोगों द्वारा चुनकर आगे गए हुए हैं। तो लोकतांत्रिक ढंग से जो चुनकर गए हुए हैं वो कानून बना रहे, यानी कि एक तरह से जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता की बात रख के जनता के लिए ही कानून बना रहे हैं। तो ऐसे में जो न्यायपालिका है, जो लोगों द्वारा चुनी हुई भी नहीं है, वो बीच में हस्तक्षेप करके उन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों यानी एमपी और एमएलए के द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर दे, तो ये अलोकतांत्रिक कहलाएगा। तो इस तरह से इस आधार पर आलोचना की जाती है। फिर इसको जो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण को थोड़ा रूढ़िवादी भी कहा है। कहने का कारण ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर दिया जो बहुत ही प्रगतिशील थे और साधारण जनता की भलाई के लिए थे। यह ठीक है कि न्यायाधीशों से आशा की जाती है कि वे राजनीतिक क्षेत्र से दूर हटकर अपना कार्य करेंगे, परंतु वे भी मनुष्य हैं। प्रत्येक मनुष्य के अपने विचार होते हैं। इसलिए क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जब जजमेंट दिया जाता है तो उस दौरान वो जजमेंट होता तो वो कानून जो है किसी कानून होता तो लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन वो उल्टा पड़ जाता है जब लगता है कि वो संविधान के अनुसार नहीं है। और इतना ज़्यादा रूढ़िवादी या इतना ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं न्यायपालिका अपने संविधान को लेकर कि संविधान के खिलाफ है या संविधान से परे है, इसलिए हम इसे पास नहीं होने देंगे बिल, इसको अवैध घोषित करते हैं। तो इस तरह से कंजर्वेटिज्म भी जो है इसमें दिखता है। फिर है नीति निर्माण न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ऑब्वियसली पॉलिसी मेकिंग जो है इस देश में, योजनाओं का निर्माण जो है वो संसद करेगी, राज्य विधानसभाएं करेगी। न्यायपालिका का ऐसा कोई काम नहीं है। न्यायपालिका का काम है जस्ट जजमेंट देना। लेकिन इस तरह से जो नीतियां निर्माण की गई हैं संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा, उन नीतियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना, उनको अवैध घोषित कर देना, तो इस आधार पर भी न्यायपालिका का जो है आलोचना की जा सकती है। फिर है निर्णय लेने का ढंग गलत है। कई बार न्यायपालिका में जो है निर्णय लेने का ढंग, फॉर एग्जांपल मैं आपको 1967 में गोलकनाथ का केस था। उस केस में ये कहा गया था कि मूल अधिकारों में संशोधन संसद नहीं कर सकती है। इसके लिए बाकायदा एक जजमेंट पीठ बैठी जिसमें 11 सदस्य थे। उनमें से 6 ने कहा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, और 5 कहते हैं कि नहीं कर सकती है। तो देखिए जजमेंट जो है कितने, सिर्फ एक वोट से इधर से उधर हुआ है। 5 जो जजेस ने अपना डिसीजन दिया, उनकी वो जो राय थी उसका कोई मान्य ही नहीं, जस्ट बहुमत के आधार पर इतना बड़ा निर्णय ले दिया है। तो इस तरह से निर्णय लेने का ढंग गलत है। जो बहुमत प्रणाली अपनाई गई है इसमें 6 लोगों की तो बात, और बाकी के जो 49% है उन लोगों का जो है उनका विचार कोई मायने नहीं रखती है। तो इस तरह से निर्णय लेने का ढंग जो है न्याय पुनरीक्षण का गलत है। फिर संसद गैर जिम्मेदार हो जाती है, क्योंकि संसद को ये लगता है कि उनके द्वारा जो बिल बनाए गए हैं वो थोड़े से भी अगर संविधान के परे दिखे तो उस पर न्यायपालिका जो है उन्हें रोक देगी। तो इस वजह से संसद जो है थोड़ी सी हताश हो जाती है और वो अपने काम को थोड़ा ठीक से नहीं करती है। फिर है न्यायाधीशों की आलोचना होती है। देखिए कई बार जो है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को अवैध घोषित करता है तब उस कानून के समर्थक न्यायाधीशों की आलोचना करते हैं, जिससे न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने भूतपूर्व राजा महाराजाओं के जो प्रीवी पर्स थे उन पर कुछ अवैध घोषित कर दिया था, जजमेंट दिए थे, जिससे लेकर न्यायाधीशों की इतना आलोचना हुई कि उनके ऊपर महाभियोग चलाने तक की मांग हो गई थी। और सातवीं जो आलोचना की जाती है वो इस आधार पर कि न्यायपालिका कहीं तानाशाही ना बन जाए। इतना बड़ा उनको काम दिया है, न्यायाधीशों के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने और उनके द्वारा जनता या उनके प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह न होने से हमेशा इस बात का भय बना रहता है कि कहीं न्यायपालिका जो है अपनी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति की आड़ में कहीं तानाशाही तो नहीं बन जाएगी, वो जो सरकारों द्वारा दिए गए डिसीजंस हैं उनको पलट तो नहीं देगी। फिर है न्यायिक पुनरीक्षण की उपयोगिता। जैसे सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करके देश की व्यवस्था को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार विकसित करने में सहायता करता है। शक्ति का प्रयोग काफ़ी सीमित किया जाता है, केवल वही कानून रद्द किए जाते हैं जो संविधान के खिलाफ हैं। इसके अलावा इसकी उपयोगिता इस बात में भी देखी जा सकती है कि वर्तमान युग में संविधान के अंतर्गत जो है सीमित सरकारी व्यवस्था अच्छी समझी जाती है, इसलिए कार्य
न्यायपालिका और विधान पालिका की शक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए न्यायिक पुनरीक्षण जो है वो बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन लिखने का तरीका यही है, पहले भूमिका, फिर डेफिनेशन, फिर पॉइंट्स, आर्टिकल और फिर उसकी आलोचना, फिर न्यायिक पुनरीक्षण की उपयोगिता और उसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। थैंक यू।